गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपको आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी विषय पर आधुनिक कविता में पीयू बोर्ड के द्वारा दिए गए कुछ पद्यभाग का डिस्कशन करके आज का प्रथम जो पहला पद्यभाग है कुटिया में राजभवन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुटिया में राजभवन, इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनको आधुनिक कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त कुटिया में राजभवन कविता के कवि हैं। इनका जन्म 1886 में 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिले के झांसी नामक गांव में हुआ था। इनके महाकाव्य हैं दो, एक है साकेत, दूसरा है जय भारत। साकेत और जय भारत मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य हैं और साकेत जो है उस महाकाव्य से ही कुटिया में राजभवन कविता का चयन किया गया है। पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, विष्णुप्रिया, ये इनके रचनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। आज की लेसन में, पोयम में आज हम इनका परिचय इतना देंगे। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कविता का भावार्थ लिखने के लिए देते हैं तो आप कवि परिचय लिखना पड़ेगा और इतना आपको लिखना पड़ेगा। और प्रस्तुत कविता जो है वो कुटिया में राजभवन, उससे हम साकेत महाकाव्य से लिया गया है। चलिए, कुटिया में राजभवन आपको यहाँ समझ में आता है। कुटिया का मतलब है एक झोंपड़ी, हट कहते हैं उसको। झोंपड़ी को ही राजभवन करता है, एक महल, एक पैलेस। यहाँ सबसे पहले श्री राम और सीता तथा श्री राम के भाई लक्ष्मण, ये तीनों का वर्णन इस कविता में किया गया है। श्री राम सीता के साथ लक्ष्मण और ये तीनों मिलकर जब वनवास के लिए निकल पड़ते हैं तो तब सीता को जो वहां कुटिया डालकर रखते हैं तो उस कुटिया को ही राजभवन से अधिक खुशी उस कुटिया में सीता माता को मिलती है। इसलिए हमारे आज के आधुनिक कविता के पद्यभाग में जो दिया गया है उसमें कुटिया में राजभवन ये टाइटल है आपको। तो हम देखेंगे इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने सीता ने वन में जाकर किस प्रकार के उसने वहां उसको अनुभव हुआ और साथ ही साथ किस प्रकार वहां खुश है। राजभवन से भी, महल से भी वो बहुत खुश है। इसका वर्णन हम आज पढ़ेंगे। सबको इस कविता में जो दिया गया है उसका सारांश बताया जाएगा और पद्यभाग को टेक्स्ट बुक के साथ आप लोग बैठना पड़ेगा और टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसको आज हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको उसका भावार्थ भी समझाएंगे, क्या कुटिया में राजभवन बताती है, देखते रहेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैरा एक पढ़ूंगा बस, पेज नंबर 115 में है। सीता जी वन में राज सुख भोगती है, श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है। श्री राम जो है वो राजा हैं और लक्ष्मण जो है वो मंत्री है, सीता जो है वो रानी है। तो कुटिया में जाकर वह किस प्रकार, जब उनको वनवास का आदेश दिया गया तो 14 साल वनवास के लिए गए, तो अब वो कुटिया में हैं, वन में हैं। ये समझकर हम इसका पोयम का अर्थ समझेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ देखेंगे हम। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मेरी मतलब यहाँ सीता माता को डाली गई कुटिया, झोंपड़ी, उसे वो राजभवन से भी अधिक उसका मन भाना, अच्छा लगना।
भाना करते है अच्छा लगना, उसको वहां अच्छा लग रहा है जो कुटिया में वो है। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं। राजा उनके स्वयं प्राणेश पतिदेव, राजा उनके पतिदेव हैं, सचिव मंत्री देवर हैं, पति का छोटा भाई देवर। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। जो उस वन में रहे ऋषि मुनिया जो है वो आते हैं, सीता माता को, राम श्री राम को, लक्ष्मण को आकर आशीर्वाद देते हैं। धन तुच्छ यहाँ वैभव धन, ये सब कुटिया के सामने सब बेकार है, तुच्छ है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तुच्छ करता है कोई मूल्य नहीं है। यद्यपि असंख्य आकार है, आकार का मतलब है उत्पत्ति, पहाड़, पेड़ पौधे, नदियां, जंगल में रहने वाले जानवर, ये सब भी है, तो इसके सामने राजभवन का जो सुख है उसका यहाँ कोई मूल्य नहीं है। तो मतलब मूल्य यही है ज्यादा उनको, उस कुटिया में ही सीता माता बहुत आनंद से है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं। तट का अर्थ है किनारा, तट का अर्थ है किनारा। सिंह और दूसरे मृग, दूसरे जो जानवर हैं छोटे मोटे, जो सिंह खा जाता है लेकिन वहां नहीं खाएगा सिंह, लेकिन छोटे मोटे जानवरों को और मृग दोनों मिलकर यहाँ साथ में नदी के किनारे जाते हैं, पानी पीते हैं, उस जंगल में निवास करते हैं। हम टोटली देखेंगे इस पैराग्राफ में क्या सारांश होगा। आपको एग्जामिनेशन में अगर इस पैराग्राफ दे देंगे तो सबसे पहले इसका भावार्थ लिखेंगे, उससे पहले कवि का परिचय लिखेंगे और साथ में भावार्थ लिखेंगे कि यहाँ कुटिया में ही सीता माता को बहुत आनंद मिल रहा है। जितना आनंद राजभवन में मिलता था उससे अधिक आनंद यहाँ कुटिया में मिल रही है। और साथ ही साथ उनके पति देव जो हैं राजा हैं और उनके देवर जो लक्ष्मण हैं वो सचिव हैं, और बहुत सारे ऋषि मुनिया आकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बहुत खुश हैं, हैप्पी है कि हमारे जंगल में एक राजा रानी जो है आगे इधर, इसलिए वो खुश हैं। साथ ही साथ जो भी संपत्ति है, राजभवन का मूल्य है, घोड़े हैं, सैनिक हैं, पहरेदार हैं, ये सब यहाँ उनकी कोई मूल्य है ही नहीं। इनके अलावा यहाँ उनके अलावा उनके स्थान पर यहाँ ऋषि मुनि हैं, मृग हैं, जानवर हैं, ये सब हैं। सब जानवर मिलकर एक तट पर पानी पी रहे हैं, किनारे पर पानी पी रहे हैं। ये पहला पद्य भाग का भावार्थ है। आप इसे आसानी से समझे होंगे। हम जाएंगे दूसरे पैरा, पेज नंबर 116 पर। सीता रानी को यहाँ लाभ ही आया, बहुत फायदा हुआ, बहुत बेनिफिट हुआ सीता माता को यहाँ, क्योंकि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, यानी कि वह दूसरा वातावरण भी देख ली। यहाँ जो राजभवन में सुख मिल रहा है उससे अधिक सुख यहाँ मिल रहा है उसको, तो इसलिए वो बहुत उसका मन यहाँ भाया, खुश होना, अच्छा लगना, मन भाना, अच्छा लगना। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। देखिए फिर पहले से, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, लेकिन राजभवन में उसके सखियां हैं, उसको सेवा करने के लिए सेविकाएं हैं, लेकिन यहाँ वो कोई नहीं है। औरों के हाथों वह यहाँ नहीं पल रही है। पलना का मतलब जीवन बिताना, दूसरों के हाथ में वह नहीं पल रही है। अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, वहां तो घोड़ा गाड़ी है, रथ होते हैं, उसमें बिठाकर उसको सैर कराते हैं शहर का, लेकिन यहाँ जंगल में वो कुछ नहीं, स्वयं अपने पैरों से चलती है। औरों के हाथों से वो खाना नहीं बना लेती, स्वयं अपना खाना तैयार करती है।
पति देव को भी परोसती है, देवर को भी देती है। वहां के ऋषि मुनियों के साथ मिंगल होकर, साथ होकर वह काम कर रही है। इसलिए उसको राजभवन से अधिक खुशी कुटिया में मिल रही है, झोंपड़ी में मिल रही है। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ। श्रमवारी मेहनत करके, परिश्रम करके वह यहाँ खाना बनाती है, उसे मजा लग रहा है, पतिदेव को परोसती है, इसलिए मेहनत करके वह यहाँ काम कर रही है। उसको स्वास्थ्य का फल वहां मिल रहा है। कोई वॉकिंग की जरूरत नहीं है, जंगल में कहाँ भी जा सकती है, कहीं से भी आ सकती है। कोई सैनिक नहीं, कोई सेविकाएं नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई रथ नहीं। अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। अपने आंचल, जो साड़ी का पल्लू होता है उसे आंचल कहते हैं। यहाँ कोई पंखा करने वाले, कोई उसकी सखियां या सेविकाएं नहीं है। अपने आंचल से वह स्वयं पंखा कर लेती है गर्मी के समय। लेकिन राजभवन में पंखे चलते हैं। महारानी की कुर्सी पर वो बैठी रहती है, उसकी रूम में वो बैठी रहती है। वहां उसको पंखा करने के लिए बहुत सारे सेविकाएं हैं, लेकिन यहाँ उसको कोई सेविकाएं नहीं है, स्वयं कर लेती है। उसमें मजा आ रहा है, उसको अपना काम करने के लिए उसको बहुत मजा आ रहा है, इसलिए उसका मन बहुत अच्छा लग रहा है। जितना कुटिया में लग रहा है उतना राजभवन में नहीं लगता था उसको, क्योंकि यहाँ स्वयं सब कुछ कर रही है। नेक्स्ट पैरा के लिए जाएंगे। तनु लता सफलता स्वादो आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। लता जैसी सुकुमार देह उसका, कोमल सॉफ्ट देह है, तो उस देह में को स्वाद मिल रहा है उसको, उसके शरीर को स्वाद मिल रहा है। स्वयं चलती है, स्वयं काम करती है, एक्टिवनेस आ गया है। तनु लता सफलता, उसके शरीर को लता करता होता है क्रीपर, बल्ली, जैसे वो क्रीपर होती है बल्ली, उस प्रकार उसके शरीर को यहाँ आनंद मिल रहा है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, उसकी कुटिया में राजभवन मन भाया। राजभवन से भी अधिक वहां उसको सुख मिल रहा है। नेक्स्ट पैरा के लिए जाएंगे। किस लिए कर स्वागत है तो हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। थोड़ा गौर से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, मैं आपको यहाँ इसकी मीनिंग समझाऊंगा और आगे जो है उसको लिखने के लिए मैं यहाँ आपको बोर्ड को मिटा रहा हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट पैरा में, किस लय करता होता है कोमल, कर का अर्थ होता है हाथ, कर का होता है हाथ। स्वागत है तो खिला करते हैं, कोमल कलियां, कोमल पत्ते सीता माता को यहाँ स्वागत कर रहे हैं, कोमल हाथों से स्वागत कर रहे हैं। कवि की कल्पना है, फूल, कलियां, पत्ते, ये सब सीता माता को वहां बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत खुश है। सेकेंड लाइन, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। यहाँ कोई अड़चन नहीं, कोई रुकावट नहीं, अपने मृदु मनोभाव से, अच्छी फीलिंग से सुमन, सुमन करता है फूल, उस जंगल में फूल खिला कर रहे हैं। देखने के लिए आनंद हो रहा है, वह दृश्य देखने के लिए यहाँ बहुत आनंदित होती है। ऐसा दृश्य उसने राजभवन में नहीं देखा था। वहां पानी डालना है राजभवन के सामने अपने गार्डन को, लेकिन यहाँ स्वयं प्रकृति की शक्ति है कि अपने मनोभाव से स्वयं फूल खिलते हैं। यहाँ उनको कोई पानी डालने वाला नहीं है। वहां डाली डाली में नवफल नित्या मिला करते हैं। आप जाओ, आम का पेड़ मिला तो आम, इस तरह अनेक तरह के फल उसको उस जंगल में मिल रहे हैं। उस जंगल के हर पेड़ की डाली में नित्य, नित्य करता है डेली, दिना, वो फल वहां मिलते हैं। जो फल चाहे वो ताजा फल लेते हैं और खाते हैं। ऐसा फूड उसको राजभवन में कभी नहीं मिला था, इसलिए वो बहुत खुश है। तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। तृण तृण मुक्ता, मुक्ता करता था ओस, जो ओस के पत्ते जो होते हैं, जो भी वो ओस गिरता है, फॉग गिरता है ना, तो
तो वो जो है मोती की तरह, मुक्ता मोती, मोती की तरह दिखाई देती है। सवेरे उठकर देखो कि रात में गिरी हुई शबनम, तो वो सवेरे पत्तों पर इतना शाइनिंग, मोती की तरह शाइनिंग उन पत्तों पर दिखाई देता है। इतनी सुंदरता उस जंगल में आ रही है। सीता माता उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, इसलिए उसने नेक्स्ट लाइन में कहा है, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया। सवेरे बहने वाली कल कल करके नदियां, पक्षियों की चहक, पत्तों पर गिरे हुए ओस, ये सब प्रकृति की निधि है। ये सब नेचुरल प्रॉपर्टी, निधि, खोज यानी कि वहां का खजाना, उसे निधि कहते हैं। ये सब प्रकृति की निधि है। ये देखकर सीता माता, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। सीता माता कहती है कि इस कुटिया में मेरा मन भाया है, मुझे फिर राजभवन जाने की आवश्यकता नहीं है। उससे भी ज्यादा खुशी उसको उस झोंपड़ी में मिल रही है, उस जंगल में मिल रही है। वहां के प्रकृति देखकर वह बहुत खुश है। लेकिन प्रकृति को देखना है तो वह अयोध्या नगरी से बाहर जाना था, लेकिन इसकी आवश्यकता उसको नहीं है। नेक्स्ट प्यारा कहता है, कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भई दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो ग्राहस्य जगा है मेरा। देखिए किस प्रकार अपने भाग्य पर वह खुश है। लोग कहने लगे थे उसको, सीता माता का भाग्य अब टूट गया। राजभवन में रहने वाली सीता माता आज जंगल जाना है उसको। जब वो निकल कर जाती थी पूरे अयोध्या नगरी रोने लगी। लेकिन जो भी है, लोग कहे थे उस प्रकार यहाँ नहीं है। उसको जंगल में राजभवन से अधिक ही खुशी उसको मिली है। कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, कौन कहता है कि मेरा भाग्य मुझे ठगना, धोखा देना, धोखा दिया है? नहीं दिया। वह सुना हुआ भई दूर भगा है मेरा। जब अयोध्या नगरी से निकलकर आ रही थी, लोगों ने कहा सीता माता का भाग्य अब टूट गया, लेकिन वो डर दूर भाग गया। सीता माता में वो डर है ही नहीं। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा। राजभवन में कुछ भी करने के लिए उसको जरूरत नहीं थी। रानी की तरह बैठी थी, बहुत सारे सब कुछ अपने पास आ जाते थे, सेविकाएं, सेवक, घूमने के लिए रथ, ये सब थे। लेकिन अब वो स्वयं अपने हाथों से काम कर रही है, स्वयं अपने काम पर वो खुश है। ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸೀತಾ ಮಾತಾ। ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕೆಯ ಸಂತೋಷ उस झोंपड़ी में, कुटिया आ गुडिसलಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। वन में ही तो ग्राहस्य जगह है मेरा। अब क्या है फैमिली, फैमिली का अंडरस्टैंडिंग क्या है? और ग्राहस्य का अर्थ होता है गृह, यानी कि घर, फैमिली। उस जंगल में, उस कुटिया में ही उसकी फैमिली बसी है। वही वह गृहस्थ जीवन उसने स्टार्ट किया है, गृह जीवन स्टार्ट किया है, कुटुंब लाइफ जो है वहां स्टार्ट किया है उसने। तो इसलिए वो बहुत खुश है। बहुत इजी पोयम है, मेरे हिसाब से आप सब समझ रहे हैं। अब टोटल इस पैराग्राफ में क्या है कि लोग जब उसको कहने लगे कि उसका भाग्य टूट गिर पड़ा, अब वो कैसे जीवन बिताएगी वन में, लोगों को डर था, स्वयं सीता माता को भी डर था। जब वह जंगल आकर देखती है तो झोंपड़ी में बहुत खुश है। उसकी सेवा करने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए ऋषि मुनिया हैं, एक के साथ दूसरे मृग, जानवर सब उसको साथ में हेल्प कर रहे हैं। वह वधु जानकी बनी आज यह जाया। वह राजवधु बनकर आई थी, फिर भी वह झोंपड़ी में भी राजवधु है। वो मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। वधु जानकी का मतलब है सीता, जानकी का अर्थ सीता माता, यानी कि राजवधु बनकर आई थी। लेकिन वहां से भी यहाँ वह राजवधु बनकर यहाँ भी है, उतना ही खुश है जितना वो राजभवन में थी, उससे भी अधिक। लास्ट प्यारा, फल फूलों से है लदी डालियां मेरी। मेरा जीवन किस प्रकार है, किस तरह खुश है। जिस प्रकार एक पेड़ पर फल फूल लदने पर वह इतना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उस पेड़ को खुशी मिलती है, उस प्रकार यहाँ सीता माता को भी
जैसे पेड़ पर लदे हुए फूल फल हैं, उसी से अधिक वह यहाँ खुशी है। वे हरी पत्तलें भरी थालियां मेरी, हरे हरे पत्तों को बिछाकर वह उस पर खाना खाती है, वही उसकी थालियां हैं, जो कि वह सोने की थालियों में, चांदी की थालियों में राजभवन में वह खाना खा रही थी, यहाँ पत्तलों पर खा रही है, इसलिए वह उसको उससे अधिक यहाँ खुशी मिल रही है। अपना बनाया हुआ व्यंजन, अपना बनाया हुआ खाना स्वयं वो हरे पत्तों पर खा रही है। मुनि बालाएं हैं यहाँ आलिया मेरी, मुनि बालाएं यानी कि ऋषि मुनिया, वहां की बालिकाएं ये जो हैं उसकी आलिया, आलिया का अर्थ है सखियां, सखियां का अर्थ है उसके मित्र यानी कि फ्रेंड, वही हैं यहाँ यानी कि सखियां, मुनि बालाएं वही उसके सखियां हैं। तटनी की लहरें और तालियां मेरी, तटनी का मतलब है नदी, नदी की लहरें, जो कल कर करके बहने वाली नदी की लहरें जो है वही है यहाँ सीता माता को तालियां मारने वाले, यानी कि खुश देने वाली नदी, नदी का किनारा, नदी के किनारे के पेड़, वहां के पशु पक्षी और नदी का कल कल जो शब्द है यही उसको तालियां के समान लग रहे हैं। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, उसकी छाया, जब चलते हैं ना हम धूप में, अपनी छाया परछाई वहां पड़ती है, तो वही उसकी क्रीड़ा सामग्री है, उस पर ही वही खेला करती है, वही उसकी क्रीड़ा सामग्री है, स्पोर्ट्स के थिंग्स हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, इसलिए वो कहती है कि मुझे अपने राजभवन से ज्यादा कुटिया में ही मेरा मन भाना, भाया का मतलब है अच्छा लगना, अच्छा लग रहा है उसको। तो ये इसमें मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मैं फिर एक बार आपको इसका सारांश पूरी तरह से एक बार हर पैराग्राफ में जो जो बताया उसको बताकर इस पोयम को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट पोयम की ओर ध्यान देंगे। फर्स्ट पैरा में कहते हैं कि स्वयं उसके पति राजा हैं, देवर मंत्री हैं, ऋषि मुनिवर आकर उसको आशीर्वाद देते हैं, और यहाँ जो है राजभवन का जो पैसा संपत्ति, राजभवन ये जो है राजमहल, ये सब उसके कुटिया के सामने कोई मूल्य नहीं है उनका। और यहाँ आकर असंख्य मृग, समझ में आ गया, और साथ ही साथ सिंह जो दूसरे मृगों को खा जाता है लेकिन वहां नहीं खाता, साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ पानी पी रहे हैं, एक साथ जंगल में घूम रहे हैं, अपना फूड खा रहे हैं। सेकेंड पैरा में कहा गया है कि वो यहाँ किसके हाथों से भी नहीं पल रही है, स्वयं अपना खाना बनाती है, मेहनत करके खाना बना रही है, वो वहाँ स्वस्थ है, और साथ ही साथ वो मेहनत करके खाना बनाकर स्वस्थ है, और यहाँ कोई उसको पंखा करने वाला नहीं है गर्मी में, स्वयं अपने आंचल से वह अपना मुख पर पंखा कर लेती है। थर्ड पैरा में ये कहती है कि वहां के पत्ते, फूल, कलियां मृदु भाव से उसको स्वागत करते हैं, स्वयं वो फूल पत्ते खिलते हैं, डाली डाली में वहां फल मिला करते हैं। वहां जो सवेरे उठकर देखती है कि रात में गिरी हुई ओस यानी शबनम, उस पानी से पत्ते मोती की तरह चमक रहे हैं। इतनी सुंदर है प्रकृति, इतना अच्छा लग रहा है उसको राजभवन से भी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में वो कहती है कि लोग जब वह आज्ञा छोड़कर निकल आई तो लोग बातें करने लगे, सीता माता का जो भी भाग्य है वह टूट पड़ा है, वह वहां कैसे जीवन बिताएगी उनको चिंता थी, और स्वयं सीता माता को भी भय थी, लेकिन भय था, उस भय को उसने दूर कर लिया स्वयं अपने हाथों से काम करते करते। और लास्ट पैरा में बताया गया है कि सीता माता का जीवन जैसे पेड़ पर फल पौधों से लदा हुआ है, उसी प्रकार उसका जीवन खुशी से भरा हुआ है, स्वयं पत्तों पर वह खाना खाती है, और वहां के ऋषि मुनि और आलिया यानी कि बालाएं, ये सब उसके सखियां हैं। नदी का शब्द ही उसके लिए तालियां से ज्यादा है, स्वयं उसकी छाया देखकर वह अपना क्रीड़ा जो है वह प्रारंभ करती है, सबके साथ खेलती है, मिलजुल कर रहती है। ये
जो है एक छोटा सा परिभाग आपको प्रथम पीयूसी में मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कुटिया में राजभवन इसका वर्णन है, और साकेत महाकाव्य से इस कविता को लिया गया है। इसका भावार्थ भी आपको बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं अब थोड़ा और आपको क्वेश्चन आंसर आपको हम कहीं से भी आपको भेजने की कोशिश करेंगे, मिल जाएगा। तो अब वह डिस्कशन करने से आपको नेक्स्ट दूसरा पोयम है, वो भी बहुत आसान है, उसको भी आज कर लेंगे। आप दो भी समझ सकते हैं, फर्स्ट पीयूसी के बच्चे हैं आप, 10th स्टैंडर्ड में, तो 40 मिनट 45 मिनट तक बैठकर आप अध्ययन करके आए हैं। तो हम आज और नेक्स्ट पोयम को जाएंगे, वो है वही आधुनिक कविता में वही जो पार्ट में आपको 2 पोयम आज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तोड़ती पत्थर दूसरा पोयम है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। मैं यहाँ केवल निराला लिखूंगा। दूसरा पोयम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इनका जन्म 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषादल एक नगर में हुआ था। तो इनका निधन भी जो है वो भी दिया गया है। निधन जो है 1961 ईस्वी में इनका निधन भी हुआ है। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। परिमल इनके प्रमुख रचनाएं हैं, परिमल, कुकुरमुत्ता, गीतिका, अनामिका, अर्चना, ये आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो निराला जी एक आधुनिक कवि माने जाते हैं, और इसको हम देखेंगे। उस कवि परिचय में आप पढ़ सकते हैं, मैंने बताया है जितना इंपॉर्टेंट चाहिए आपको। परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, आराधना, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इसको आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं। उसके बाद का लास्ट एक पैरा जो है वो मैं पढ़ूंगा, उस कविता का सारांश मिल जाएगा आपको, और मुझे समझाने में भी आपको इजी होगी। आप भी समझ सकते हैं किस कविता में क्या दिया गया है। तो मैं जनरली भी बता सकता हूँ आपको, बताने के बाद डायरेक्ट पोएम भी हम कर सकते हैं कि तोड़ती पत्थर मतलब इलाहाबाद के एक सड़क के किनारे एक स्त्री औरत जो है वह पत्थर फोड़ रही है। उसके सामने से कवि गुजरते हैं तो उसकी स्थिति को देखते हैं। बहुत गर्मी है, धूप है, गर्म हवा बह रही है, उसके ऊपर कोई छाया नहीं है, कोई छाया के नीचे बैठी नहीं है, बहुत धूप है, वह मेहनत कर रही है। पत्थर फोड़ने के बाद उसको जो भी रुपये मिलेंगे उससे ही उसका जीवन गुजरेगा। उसकी स्थिति को, वो एक स्त्री की हीन स्थिति को इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वर्णन किया है। तो देखेंगे लास्ट पैरा पढ़ने के बाद आपको भावार्थ भी समझाएंगे। बहुत आसान है, 2 पोयम दिए गए हैं। इसके बाद और 2 पोयम है। आपको केवल 4 ही पोयम है इस ईयर में। जो भी कट ऑफ पोर्शन दिया गया है उसके जरिए ही हम जितना चाहिए उतना ही हम आपको करते रहेंगे। तो लास्ट पैरा देखिए, प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। साधनहीन, देयर इज नो एनी इंस्ट्रूमेंट, ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಆಳತ್ರ ಇಲ್ಲ, मतलब कोई झोंपड़ी नहीं है, कोई फोड़ने के लिए पत्थर मशीन नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, स्वयं अकेली स्त्री है। उसकी हीन और असहाय स्थिति को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। निराला जी का घर है ये, और ये निराला जी का घर है इस सड़क के पास। वो यहाँ बैठकर पत्थर तोड़ रही है। तो दूर से ही कवि देखते हैं उस नारी को, ऊपर अपने घर के महल पर खड़े होकर देखते हैं कि वह नारी की स्थिति क्या है, कैसी है। उसका वर्णन यहाँ कवि निराला ने हमें किया है। एक और तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है, और दूसरी ओर मध्याह्न के विषम ताप में यह प्रताड़ित युवती
परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। व्यस्त का मतलब बिजी। ये तो ऐसा बड़े हाई फाई लोग हैं जो महलों में, अट्टालिका महलों में आराम से धूप के समय फैन के नीचे एसी के जरिए सो रहे हैं, लेकिन इस औरत का जो भी कर्तव्य है उसको देखने वाला कोई नहीं है, उस औरत पर रहम करने वाला कोई नहीं है। ये एक वर्ग ऐसा है जो आराम कर रहा है। निम्न वर्ग जो छोटे लोग हैं, जो रोजी कमाने वाले हैं, तो उनकी स्थिति, उस धूप का वर्णन यहाँ कवि करते हैं। अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली यह प्रगतिवाद रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। मैंने कहा आपको इनके रचनाओं में, और अनामिका ये एक उनकी रचना है। इस अनामिका रचना से तोड़ती पत्थर कविता को यहाँ चयन किया गया है। देखेंगे उस नारी का वर्णन किस प्रकार यहाँ कवि निराले ने किया है। बहुत छोटा सा पोयम है, जैसा राजभवन, कुटिया में राजभवन था, उसी प्रकार मैंने आज की क्लास में आपको 2 पोयम चयन करके आया हूँ। 2 पोयम भी आपको समझाएंगे, बहुत आसान भी होगा, तो समझने की कोशिश आप करें, और जितना चाहे मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए पोयम पेज नंबर 119 में लास्ट में शुरू होगा। वह तोड़ती पत्थर, कौन? एक स्त्री, एक नारी। ये हम नारी लिखेंगे, नारी का निलिंग शब्द है नर। तोड़ती पत्थर, नारी पत्थर तोड़ रही है। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। आपको एक प्रश्न है पीछे एक वाक्य का। नारी पत्थर कहाँ तोड़ रही है? इलाहाबाद के एक सड़क पर। इलाहाबाद के एक सड़क पर वह पत्थर तोड़ रही है। इलाहाबाद के किनारे सड़क, मैंने बताया आपको, यहाँ ये सड़क समझ लो, यहाँ किनारे बैठकर वह पत्थर तोड़ रही है। एक स्त्री, एक नारी। हमने देखा होगा पहले, आपके पिताजी उन्होंने देखा होगा, आजकल बहुत कम है, कि रोड साइड में बैठकर पत्थर तोड़ रहे थे स्त्रियां, उनके बच्चे मेहनत कर रहे थे। नेक्स्ट पेज नंबर 120 में जाएंगे। कोई ना छायादार, कोई उसके लिए छाया नहीं है, एक अम्ब्रेला तक नहीं है, चाहे वो पेड़ के नीचे नहीं बैठी है, कोई एक शेड नहीं डाला है, एक टेंट नहीं डाला है, इसे छायादार कहते हैं। पेड़ वह जिसके तली बैठी हुई स्वीकार, यानी कि एक छोटा सा पेड़ है, उसके नीचे बैठी है। जब सूरज पास हो जाएगा, पेड़ की छाया भी दूर चली जाएगी। एक पेड़ के तले बैठी हुई है, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, वह पत्थर तोड़ रही है। श्याम तन, श्याम का मतलब है काला शरीर, उसका शरीर जो है काला है। तन का अर्थ है काला, श्याम का अर्थ है शरीर। तन का अर्थ है शरीर, श्याम का अर्थ है काला। भर बांधा यौवन, अभी यंग है वो, भर बांधा यौवन, यौवन मतलब यंग है। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, नयन आंखें, नत अंदर धस जाना, उसकी आंखें अंदर धस गई हैं, आके कण्णु ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, शरीर कಪ್ಪಗಾಗಿದೆ। और प्रिय कर्म रत मन, वह अपने काम में मन लगा रही है, बस उसको कोई छाया की जरूरत नहीं है, उसकी आंखें अंदर चली गई हैं, कोई हाइजीन फूड नहीं खाई है वो, बस उसका काम जो है केवल पत्थर फोड़ना। फिर एक बार देखिए, इसी पैराग्राफ को मैं रिपीट करूंगा। कोई ना छायादार, उसके नीचे कोई छाया नहीं है, कोई टेंट या कोई घर या मकान नहीं है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, उसी को ही घर समझ के स्वीकार किया है, पेड़ को ही अपना मकान स्वीकार किया है। उसके नीचे, तले का अर्थ है नीचे बैठना। श्याम तन, तन शरीर, श्याम का उसका शरीर धूप के लिए, धूप में जो काम करते हैं ना, उनका शरीर गोरे हैं तो भी काले बन जाते हैं, उसका शरीर काला है। बरबांदा यौवन, अभी यौवन उसमें बाकी है। नत नयन, उसकी आंखें अंदर धस चुके हैं। प्रिय कर्म रत मन, वह अपने काम में मन लगा के लगन से कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका टालिका प्राकार। हथौड़ा जो मारते हैं ना, हैमर, उसे हथौड़ा कहते हैं। हथौड़े को ही वो अपना गुरु समझी है।
करती बार बार प्रहार, बार बार उस पर आक्रमण करना, प्रहार करना, पत्थर को फोड़ना। सामने तरुमालिका, सामने देखो बड़े बड़े महल हैं, उनके महलों के सामने पेड़ हैं। अट्टालिका प्राकार, तरह तरह के पेड़ वहां हैं, प्राकार तरह तरह के अट्टालिका बिल्डिंग्स हैं, लोग आराम कर रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। लेकिन ये धूप में काम कर रही है। नेक्स्ट प्यारा, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रोप। इतनी धूप चढ़ रही है, मार्च अप्रैल का समय होगा शायद, इतनी धूप चढ़ रही है, गर्मियों के दिन है, और साथ ही साथ दीवा का तमतमाता रूप। दीवा का अर्थ है सूरज या सूर्य, दीवा सूर्य। ये भी तमतमा रहा है, 12 घंटे या 1 बजे हो गए तो समझ लो कि इतनी धूप आती है। उठी झुलसाती हुई लू, उठी झुलसाती हुई लू, इसका मतलब है कि गर्मी, अत्यंत गर्म हवा, बहुत गर्म हवा, हवा भी आ रही है, धूप भी, गर्मी हवा। रुई जो जलती हुई भू, रुई की तरह भूमि जल रही है, भूमि पर भी बैठ नहीं सकती वो, छोटा सा एक टारपल बिठाकर बैठती है, बिठाकर, फिर भी वो भी जल रहा है, अत्यंत गर्म हवा है, भूमि भी जल रही है, उसके ऊपर बैठी है वो। गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, चिंगारी की तरह धूप बरस रही है, इतना होने पर भी वो अपना काम कर रही है, पत्थर को तोड़ना छोड़कर उसको कोई चिंता है ही नहीं। शायद आपको समझ में आया, फिर एक बार इसको रिपीट करके आगे के पैराग्राफ में जाएंगे। चढ़ रही थी गर्मियों के दिन में इतनी धूप चढ़ रही है, सूर्य भी गर्म हो चुका है, रुई की तरह भूमि जल रही है, गर्म हवा भी बहकर एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, चिंगारी की तरह धूप है, फिर भी वह इसका कोई परवाह नहीं है, उसको बस उसका काम करना ही उसको अच्छा लग रहा है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। बस फोड़ रही थी, एक बार अपना सर उठाकर देखती है कि वहां कवि खड़े हैं, निराला जी, और इस प्रकार देखा कि स्वयं और वापस आ गई, देखने पर भी ना देखने के सामान बन गई। छिन्नतार करते होता है कटा हुआ, जब देखती थी मारी तो उसके हाथ को भी मार पड़ गई। जब कवि को देख रही थी दूर से, जो कोई उसके सामने खड़े हुए हैं अपने महल पर, अपने मकान के पास, जब कवि को देखा तो उसको मार पड़ी। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। इस दृष्टि से देखा कि वह स्वयं उसको देखी नहीं, लेकिन उसको मार पड़ा अपने हथौड़े का दूसरे हाथ पर, फिर भी वो रोई नहीं, उसको कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर एक बार इसको देखेंगे कि कवि सामने खड़े हुए हैं, वह नारी इलाहाबाद के सड़क पर जो पत्थर तोड़ रही थी, कवि को देखती है, देखते समय हथौड़ा फिसल जाता है तो उसके उंगलियों पर मार पड़ता है, फिर भी मार खाने पर भी रोई नहीं, अपने काम पर वह लीन हुई। अब देखिए वो जैसा पत्थर फोड़ रहे हैं उसका साउंड को क्या वर्णन करते हैं कवि, हम लास्ट पैरा में देखेंगे। सजा सहज सितार, सितार की तरह वहां शब्द आ रहा है। देखे होंगे 2-3 औरतें या बैठकर पत्थर को फोड़ रहे हैं तो साउंड आता है, तो सितार में जो बजाते हैं साउंड, उसकी तरह साउंड आ रहा है, मधुरता का भाव अनुभव होता है यहाँ कवि को। सुनी मैंने वह नहीं जो भी सुनी झंकार, अब तक कभी ऐसी शब्द, ऐसा साउंड नहीं सुना था। कवि कहते हैं लास्ट पैरा में, इस प्रकार का शब्द आ रहा था कि उन्हें ऐसा शब्द कभी नहीं सुना था, रेडियो पर, टीवी पर ऐसा साउंड उन्होंने नहीं सुना था। जो स्त्री नारी पत्थर फोड़ रही थी, वह शब्द इन्होंने सुना। झंकार करता होता है साउंड, शब्द। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, एकदम एक्टिव हो जाती है, कांप जाती है कि वह उसको मार पड़ा, वो देखकर वह कांप जाती है। ढुलक माथे से गिरे सीकार, सीकार करता होता है पसीना, सीकार पसीना, एक बार उसके माथे से पसीना टपकता रहता है
तो उसे पहुंच लेती है। लीन होते कर्म में फिर जो कहा। शायद कवि यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको मार पड़ा, वो इस प्रकार पत्थर फोड़ रही है कि ऐसा शब्द कवि को सुनाई दे रहा है कि वो कभी नहीं सुने थे। इस प्रकार का शब्द उस पत्थर फोड़ने से सुनाई दे रहा है। ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕವಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಆಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಅವನು ನೋಡಿ आश्चर्य पड़ताने। शायद कवि को देखकर वो जब पत्थर फोड़ रही तो वो शायद इस प्रकार कहा होगा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर को तोड़ने वाली हूँ, मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मैं पत्थर फोड़ रही हूँ। शायद उसने यह कहकर पत्थर को तोड़ा होगा। ये कवि सोचते हैं, कवि स्त्री इस प्रकार कही होगी, यह वह अनुभव करते हैं। तो ये छोटे से दो पद्य भाग आपको इस क्लास में शायद मेरी ओर से समझ में आया होगा। और थोड़ा सा मैं इस पोयम में जो एक एक वाक्य के प्रश्न है, जो समय बाकी है उसमें खत्म करने की कोशिश करूंगा। नारी कहाँ पत्थर तोड़ती थी इलाहाबाद के सड़क पर। पत्थर तोड़ती नारी के तन का रंग कैसा था, काला था। नारी बार बार क्या करती थी, प्रहार करती थी। नारी कब पत्थर तोड़ रही थी, दोपहर के समय में पत्थर तोड़ रही थी। नारी के माथे से क्या टपक रहा था, नारी के माथे से पसीना टपक रहा था। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आज की क्लास में आपको दो पोयम का भावार्थ और इतना में समझाने की कोशिश किया है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी नोट्स भी देने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट जो है वो आपको क्या लेसन होगा हम आपको करेंगे। सबको भी बधाई देता हूँ, अच्छी तरह पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।